हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसवन क्लासेस। तो गाइस, हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्जाम्स सामने आ गए हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल का कुछ दिन बाद एग्जाम होने वाला है। तो हमने अभी अपने चैनल पर जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स थे। ठीक है, एडवांस का हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि एडवांस का टॉपिक कुछ कुछ पढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने अर्थमेटिक के बोल सकते हैं कि 70 to 80% जो टॉपिक है वो भी मेन टॉपिक्स वो कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, अभी हमने टाइम एंड वर्क शुरू किया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसको हम बीच में छोड़ देंगे, वो भी बीच बीच में वीडियोस उसके भी आते रहेंगे। लेकिन ज्योमेट्री जो है वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एडवांस मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है कौन? ज्योमेट्री। तो हम सोच रहे हैं कि पहले एडवांस मैथ का कुछ कुछ पोर्शंस कंप्लीट करवाया जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज्योमेट्री यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्यामिति बोलते हैं। तो ज्योमेट्री को हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, जहां से शुरू होता है, जैसे पॉइंट पढ़ेंगे, लाइंस पढ़ेंगे, एंगल्स पढ़ेंगे, सारे बेसिक से रूल्स पहले सीखेंगे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आप देखिए, बहुत से लोगों का कंफ्यूजन क्या होता है कि सर एसएससी का पढ़ा रहे हैं तो रेलवे में काम नहीं देगा, रेलवे का पढ़ा रहे हैं तो एसएससी का काम नहीं देगा। तो ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ना ज्योमेट्री, वो हर एक एग्जाम में काम आने वाला है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीजीएल का प्री हो या मेंस हो, या फिर बैंकिंग का। बैंकिंग में तो खैर आता नहीं है एडवांस मैथ। रेलवे की बात करें तो रेलवे में आपको मतलब सारे रूल्स सभी काम देने वाले हैं, क्वेश्चंस भी काम देने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अगर एसएससी का पढ़ाएंगे तो रेलवे में काम नहीं देगा। ठीक है, वो भी काम देगा। उसके बाद अगर हम स्टेट लेवल के एग्जाम्स की बात कर ले, अगर आपको उसमें एडवांस मैथ पढ़ना है तो भी, जैसे कि हम बात करते हैं अपने स्टेट की, झारखंड है ना, जेएसएससी सीजीएल में, तो वहां भी ये टॉपिक आपका आने वाला है और आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये वीडियो। ठीक है, तो आज का ये हमारा लेसन 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एडवांस मैथ। तो सबसे पहले ज्योमेट्री शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि एडवांस मैथ्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाने वाले हैं ज्योमेट्री। उसके बाद पढ़ाएंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे अलजेब्रा में। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद इसी से रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस है। उसके बाद सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि अभी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस जो हैं मतलब नहीं पूछे जा रहे हैं ज्यादातर। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे जरूर, छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भी हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री को। तो देखिए, हमने सारे कुछ जो है हम लोग लिखेंगे कम, क्योंकि ज्योमेट्री जो है ना वो बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम आपको लिख लिख के पढ़ाएंगे ना बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमने प्रॉपर तरीके से बहुत मेहनत करी है इसमें। ठीक है, पूरा प्रॉपर पीपीटी बनाकर लाया है, आपका नोट्स भी एकदम तगड़ा बनेगा। ठीक है, तो सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि ज्योमेट्री में पढ़ना क्या क्या है। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इस ज्योमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहला हमें पढ़ना है पॉइंट्स, लाइंस एंड एंगल्स। पॉइंट, लाइंस एंड एंगल्स जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग आएंगे ट्रायंगल पे। ट्रायंगल बहुत बड़ा टॉपिक है। ट्रायंगल के अंदर में हमें सारे टाइप्स के ट्रायंगल्स पढ़ने हैं। उसी के अंदर में 4 सेंटर्स पढ़ने हैं, जैसे सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, उसके बाद ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर, ये सारे सेंटर्स पढ़ने हैं। फिर साइन रूल, कोसाइन रूल, सीबियन का रूल, सारा कुछ पढ़ना है इसमें। उसके बाद सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, बहुत कुछ पढ़ना है इसमें ट्रायंगल में। ठीक है, तो ट्रायंगल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर आएंगे क्वाड्रिलेटरल में। तो क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारे टाइप से क्वाड्रिलेटरल है, सबको डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। फिर आएंगे पॉलीगन है। पॉलीगन का 1 से 2 वीडियो आएगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा पॉलीगन का। फिर आते हैं सर्कल पे। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अभी अगर हम प्री को फोकस करें ना, तो ट्रायंगल और सर्कल, ये 2 टॉपिक से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल से भी आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रायंगल और सर्कल से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है वो 5 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर में और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसको हम लोग जब शुरू करेंगे ना डिटेल से बात करेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। पॉइंट, लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉइंट के बारे में।
ठीक है, ये पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट क्या है? तो पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। पॉइंट क्या है? एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या होगा? जीरो। इस सर्कल होता है ना, ये सर्कल है ना, इसमें एक रेडियस होता है स्मॉल आर। तो ये जो रेडियस है ना वो एकदम जीरो है, मतलब एक पॉइंट है। यहाँ पे तो रेडियस कहीं दिखेगा ही नहीं। जैसे इसको अगर मिटाएं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इतना थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे रेडियस क्या है? जीरो है। मतलब हम शॉर्ट में क्या याद रखेंगे, हिंदी मीडियम वाले के लिए भी हमने पीपीटी में ध्यान रखा है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने दोनों लैंग्वेज में पीपीटी को बनाकर रखा है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, बिंदु, बिंदु शून्य त्रिज्या वाला क्या होता है? एक वृत्त होता है जिसका जो रेडियस है ना वो जीरो होता है। अगर हम पॉइंट को डिनोट करने की बात करें ना, तो पॉइंट को इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है। पॉइंट लिख करके पी, इसको पढ़ेंगे कैसे? तो पॉइंट पी। तो अब अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे ना, पी, ए और जेड को, तो ये सारे हैं ना, ये कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। अगर हम इसकी बात करें ना, ये सारे कैसे हैं? तो कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, पॉइंट क्या है? तो एक जीरो डायमेंशनल फिगर है। पॉइंट क्या है? तो एक जीरो डायमेंशनल फिगर है। ये जो पॉइंट है ना वो जीरो डायमेंशनल, जीरो डायमेंशनल, इसमें कोई आयाम, मतलब ये क्या बोलते हैं, आयामी फिगर नहीं है, जीरो डायमेंशन है इसका, आयाम एक भी नहीं है इसमें, ठीक है, जीरो है। तो ये पॉइंट आप याद रख भी सकते हैं, नहीं क्योंकि पॉइंट से उतना डिटेल से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, बस आपकी जानकारी के लिए ये सब है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या होता है? जीरो होता है। पॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं? इस तरह से। पॉइंट पी जो लिखा हुआ है ना, ये सारे कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। इसमें इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लाइंस। लाइंस क्या है? रेखा। रेखा क्या है? तो देखिए बोला गया, लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग ओनली लेंथ विथ नो एंड्स। लाइन क्या है? तो पॉइंट का एक सेट है। जैसे कि ये पॉइंट लिए हैं, इस तरह से पॉइंट लेते जाएंगे इस तरह से, तो ये सारा पॉइंट मिलकर क्या बनेगा? एक लाइन इस तरह से बनते जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स का क्या है? एक सेट है, ठीक है, एक समूह है, ठीक है, जिसका कोई एंड नहीं होता है। जितना मन चाहे उतना दूर तक इसको ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। रेखा बिंदुओं का एक समूह है जिसमें केवल लंबाई होती है, इसका सिर्फ लेंथ होता है ना, और इसका कोई अंत नहीं होता। जितना लंबा चाहे उतना दूर तक इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये दो तरह का लाइन दिख रहा होगा आपको, पीपीटी में बनाया हुआ है। अगर हम यहाँ पे नाम लिखें तो मान लेते हैं ये ए है और ये पॉइंट बी है। तो अगर हम इसको डिनोट करें तो लिखेंगे इट इज denoted by लाइन ए बी। क्या बोलेंगे? लाइन ए बी बोलेंगे। या फिर अगर इस ए बी को न लिख करके हम डायरेक्ट लिख दें एल, तो क्या बोलेंगे इसको? तो लाइन एल भी बोल सकते हैं, है ना, शॉर्ट में। यहां भी डायरेक्ट ये क्या है, ये भी लाइन ही है, लेकिन ये क्या है? एक कर्व लाइन है, और ये क्या है? एक सीधा यानी कि स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये कौन सा लाइन है? ये जो लाइन दिख रहा है ये एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन आखिर होता क्या है? ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता क्या है? तो इसको आप शॉर्ट में याद रखेंगे एक डिफिनेशन कि मिनिमम वैल्यू, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मतलब जिसका डिस्टेंस मिनिमम होगा वो लाइन क्या कहलाएगा? स्ट्रेट लाइन। एग्जांपल समझिए, मान लेते हैं ये आपका घर है, ठीक है, और यहां पर मान लेते हैं स्कूल है, ठीक है। इस जगह पे क्या है? स्कूल है। आप अगर यहां से जाते हैं, या फिर आप इधर से जाते हैं, या फिर आप ऐसे ऐसे घूम करके जाते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो लाइन है वो कौन सा होगा? ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। तो ध्यान से देखिए,
डिस्टेंस किसमें सबसे कम है, तो ये वाला जो दिख रहा है ना, ये जो बीच वाला लाइन दिख रहा है, ये डिस्टेंस क्या है, सबसे कम है। और सबसे कम है इसलिए क्या है, ये सीधा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक सरल रेखा बोल सकते हैं। तो याद रखिए कि जिसका डिस्टेंस मिनिमम होगा वो लाइन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और कर्व लाइन क्या, जस्ट उल्टा, जिसका डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम नहीं होगा, वो लाइन क्या कहलाएगा, कर्व लाइन कहलाएगा। जैसे ये क्या, ये वाला जो लाइन है वो क्या है, कर्व लाइन है। ये जो लाइन है वो क्या है, कर्व लाइन है, सॉरी। देखिए अब लाइंस के बारे में ना कुछ नोट्स आपको याद रखने हैं। जैसे क्या बोलेंगे कि लाइन इज वन डायमेंशनल फिगर। लाइन क्या है, एक डायमेंशनल फिगर है। कैसे, क्योंकि इसमें सिर्फ लेंथ होता है। दूसरा, इट हैज नो एंड पॉइंट, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इट्स लेंथ इज इनफाइनाइट, जब इसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है तो लेंथ क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इट कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। देखिए इसमें एरो दोनों साइड लगा हुआ है। दोनों साइड एरो होने का क्या मतलब है, इसको दोनों ही डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो लाइंस के बारे में क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए लाइंस के बारे में इतना डिटेल से आपको एक जगह पर मिल रहा है, इस तरह का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप कहीं भी यूट्यूब पर देख सकते हैं, ठीक है। एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए पहले, उसके बाद आप खोज करके दिखाइएगा कि इस तरह का कोई वीडियो आपको अगर मिल जाता है तो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। क्या बात करते हैं, ये लाइन सेगमेंट के बारे में। ये इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, रेखाखंड। तो लाइन सेगमेंट क्या है, तो अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। रेखाखंड एक रेखा का क्या है, भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। यानी कि देखिए अगर हम लाइन को देखें तो ये लाइन होता है, इसी लाइन का एक पार्ट कौन है, ये लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन का ही क्या है, एक पार्ट होता है जिसके दो क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये एंड पॉइंट्स कौन है, ए और बी है। तो इसको बोलेंगे, अगर किससे डिनोट करेंगे तो बोलेंगे इट इज डिनोटेड बाय लाइन, यस डायरेक्ट लिखते हैं सिर्फ ए बी, इट इज डिनोटेड बाय ए बी, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे ऊपर में। इस बार एरो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इसके भी 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे इट हैज 2 एंड पॉइंट्स, इसके क्या होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं। इसका लेंथ क्या होगा, फाइनाइट। जब 2 एंड पॉइंट है, दोनों साइड से वो क्या हो गया, एंड हो गया, तो इसका लेंथ क्या होगा, निश्चित हो गया। ये बढ़ नहीं सकता है ना घट सकता है, फिक्स हो गया, ठीक है। इसलिए फाइनाइट लेंथ होगा। और इट कैन नॉट बी एक्सटेंड इन एनी डायरेक्शन, इसको किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगर हम ध्यान से देखें, रे के बारे में थोड़ा बात करते हैं, किरण जिसको बोलते हैं, है ना। जैसे कि आप अगर किरण को देखना है तो क्या करेंगे कि आप एक टॉर्च जला कर देखिए। तो टॉर्च क्या होगा, एक तरफ तो जलता है, दोनों तरफ से लाइट थोड़ी निकलता है। टॉर्च में एक तरफ से लाइट निकलता है। वो जो लाइट जिधर से जा रही है वो क्या, एक किरण है, ठीक है, जो एक डायरेक्शन पे ही क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। जैसे क्या बोला गया है, अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। रे भी क्या होता है, लाइन का ही क्या है, एक पार्ट है, ठीक है, जिसका क्या होता है, तो 1 एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये लाइन है ना, किरण एक रेखा का भाग होता है जिसका एक अंत बिंदु होता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे नाम दें O और इसका यहाँ पे नाम दे देते हैं A, ठीक है। तो इसको अगर हम डिनोट करने की बात करें तो बोलेंगे इट इज डिनोटेड बाय OA, इट इज डिनोटेड बाय OA, ठीक है। और इसमें एक तरफ एरो लगा हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें भी फिर से 3 पॉइंट्स हैं नोट में। इट हैज 1 एंड पॉइंट, इसके एक अंत बिंदु होते हैं, है ना। इट्स लेंथ इज इनफाइनाइट, इसका लेंथ क्या है, इनफाइनाइट, क्योंकि एक एंड पॉइंट है तो एक तरफ तो बढ़ा सकते हैं ना, इनफाइनाइट लेंथ, और एक तरफ इसको क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्शन में एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लेन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक प्लेन दिया हुआ है, एक प्लेन है, ठीक है। अब ये उड़ने वाला प्लेन नहीं है, प्लेन मतलब सरफेस, सतह, ठीक है। तो ये जो प्लेन का अगर हम नाम लिखे ना तो इसको हम लिख सकते हैं प्लेन एक्स या फिर प्लेन PQR, प्लेन PQR। तो यहाँ पे नोट में देखिए लिखा हुआ भी है, देयर इज अ नो सिंबल टू डिस्क्राइब प्लेन PQR और प्लेन X।
इसको डिस्क्राइब करने का कोई सिंबल वगैरह नहीं होता है, ठीक है। प्लेन हैव 2 डायमेंशंस, प्लेन का क्या होता है, 2 डायमेंशन होता है, लेंथ और विड्थ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा कुछ बात नहीं करना है प्लेन के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें पॉइंट्स के आगे, 2 तरह के पॉइंट्स के बारे में बात करना है। एक पॉइंट्स कौन सा, कॉलिनियर, एक कॉलिनियर पॉइंट के बारे में बात करना है और एक नॉन कॉलिनियर पॉइंट के बारे में बात करना है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। अब संरेख बिंदु होता क्या है, तो देखिए बोला गया है कि इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा या सरल रेखा पर स्थित हो, दे आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। तो उसको क्या बोलेंगे, संरेख बिंदु बोलेंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। अन्यथा अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, अन्यथा वे क्या होंगे, वे असंरेख बिंदु होंगे, ठीक है, असंरेख बिंदु कहलाते हैं। कैसे, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन पे सारा पॉइंट होगा, 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक लाइन पे सीधी रेखा पर, वो कॉलिनियर पॉइंट, तो सीधी रेखा पर नहीं होगा तो नॉन कॉलिनियर उसको बोलेंगे, ठीक है। ये क्लियर है, मतलब यहां पे अगर ध्यान से देखें तो ए बी सी और डी, ए बी सी डी आर कॉलिनियर, क्या बोलेंगे, कॉलिनियर। ये क्या है, कॉलिनियर है। लेकिन यहां पर अगर ध्यान से देखें ए बी और सी, तो ये क्या हो जाएंगे, तो नॉन कॉलिनियर। क्या होंगे, नॉन कॉलिनियर। कौन कौन, ए बी सी, ए बी सी आर नॉन कॉलिनियर, ठीक है, नॉन कॉलिनियर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला जो लाइन दिख रहा है ये कॉलिनियर है और इधर वाला नॉन कॉलिनियर है। ये भी क्लियर हो गया। तो डायरेक्ट याद रखेंगे, अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन पर होगा तो वो कॉलिनियर होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो नॉन कॉलिनियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात करने वाले हैं पैरेलल लाइंस के बारे में। ठीक है, लाइंस के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब लाइंस बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पैरेलल लाइंस के बारे में। ठीक है, समांतर रेखाएं। बोला गया है 2 और मोर स्ट्रेट लाइंस, 2 और मोर स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल। 2 या 2 से अधिक सीधी रेखाएं या सरल रेखाएं, 2 या 2 से अधिक सीधी रेखाएं समांतर होंगी। कब, तो बोला गया है इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल। ठीक है, उनके यदि उनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो, बराबर हो। लंबवत दूरी कहने का मतलब कि 90 डिग्री का एंगल के साथ वो, मतलब वो जो क्या बोल सकते हैं, वो जो लाइन है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम देखें, एक हाइट ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, 90 डिग्री का वहां पे एंगल बनना चाहिए, तो क्या होगा, वो पैरेलल लाइंस होगा। ठीक है, और क्या होता है, तो बोला गया पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइंस जो है ना, वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करता। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे देखें कि ये वाला एक पैरेलल लाइन मान लेते हैं, एक एल है और एक एम है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या किया गया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बना हुआ है, ये जो है ना, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बना हुआ है सारे जगह पे। अगर हम मान लें कि ये डिस्टेंस डी है, तो यहाँ भी डी होगा, यहाँ भी डी होगा। ठीक है, तो ये वाला अगर हम बात करें तो ये जो दोनों लाइन है ना, वो क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल का साइन कैसा होता है, इस तरह का होता है, एल पैरेलल टू एम। ठीक है, ये भी क्लियर है। आगे बात करते हैं अगर, तो आता है अगला इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, यहाँ पे बात करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन कहने का मतलब होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, तो बोला गया है इफ 2 और मोर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, काटती है या प्रतिच्छेद करती है, तो वे लाइंस क्या कहलाती हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो देखिए, एक लाइन मान लेते हैं ये वाला एल, और ये दूसरा लाइन मान लेते हैं एम।
ठीक है, ये दो लाइन्स है, या फिर आप नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे ए और बी, है ना, तो किसी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा होगा बीच में, यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, एक पॉइंट बन रहा है, ठीक है, जिसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। इस सब के बारे में आपको पहले से भी बहुत लोगों को नॉलेज होगा, जिनको नहीं है वो देख लीजिए और अच्छे से नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि इस तरह का नोट्स आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है ना वो आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला बात करते हैं कॉन्करेंट लाइन। अब ये कॉन्करेंट लाइन क्या होता है? इसको बोलते हैं संगामी रेखा। संगामी रेखा बोला गया है if 3 or more lines intersect each other at the same point then they are called concurrent line। यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं। मतलब जितना लाइन यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे जितना भी लाइंस दिख रहा है, कितना लाइंस है, तो मान लो ये L M N O, पी तो होगा नहीं क्योंकि ये लाइन तो ऑलरेडी नाम दे चुके हैं। तो ये कितना लाइन है? 1 2 3 4 लाइन जो है वो यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। एक मिनट, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 लाइंस जो है ना वो यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पर जो बीच में दिख रहा है ना ये पॉइंट, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला यहाँ पे, इसको बोला जाता है कॉन्करेंट पॉइंट। कॉन्करेंट पॉइंट, ठीक है। तो एक बिंदु से बहुत सारा रेखा जब क्या होता है प्रतिच्छेद करेगा एक ही बिंदु पर, जब बहुत सारा लाइंस जो है वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, जैसे ये पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे इस जगह पे, तो ये जो लाइंस है वो क्या कहलाएंगे? तो कॉन्करेंट लाइन कहलाएंगे, और जो पॉइंट है वो कॉन्करेंट पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, जिसको हम लोग ऑब्लिक लाइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा क्या होता है? तो कोई भी दो लाइन को अलग अलग बिंदु पर एक तीसरा लाइन कट करेगा, उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स 2 और मोर लाइन्स। 2 लाइन्स ही जरूरी नहीं है, 3 लाइन्स भी हो सकता है, 2 से ज्यादा, मतलब कहीं कितना भी हो सकता है, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, है ना, इज कॉल्ड, एक मिनट, हाँ ठीक है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स 2 और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन भी यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे छूट गया है शायद, ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ लीजिएगा ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोला गया वह रेखा जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तिर्यक रेखा कहलाती है। मतलब देखिए ये एक लाइन क्या है? L है, और ये एक लाइन क्या है? M है। एक तिर्यक रेखा मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं P, ठीक है। तो ये जो P है ना, ये क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो P दिख रहा है ना, ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। क्योंकि देखिए ये 2 लाइन है, अब ये जरूरी नहीं कि पैरेलल ही हो, अब ये जरूरी नहीं कि पैरेलल हो, पैरेलल हो भी सकता है और नहीं भी, इसीलिए हमने क्या लिया है? तो नॉन पैरेलल लाइंस लिए हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये पैरेलल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसवर्सल लाइन के लिए ये पैरेलल होने का कोई कंडीशन नहीं है, नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन बस इतना है कि 2 लाइंस को अलग अलग बिंदु पर क्या करेगा? एक तीसरा लाइन कट करेगा, उसको क्या कहेंगे? तो ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे, यानी तिरछी रेखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें कुछ आपको रूल्स याद रखने हैं जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए हमने डायग्राम पहले ही ड्रॉ कर रखा है ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अगर हम इसका नाम दें यहाँ पर, तो ये मान लेते हैं L1 L2 L3 L4, ठीक है। इसका नाम देते हैं यहाँ पर M और N, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो अगर हम मान लें
कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक वो a है, यहाँ से यहाँ b है और यहाँ से यहाँ c है। इधर वाला बोले तो यहाँ से यहाँ d है, ये e है ना, ये e है और ये f है। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका रेशियो का, तो ये जो रेशियो होता है ना वो इक्वल होता है, इसका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। जैसे कि अगर हम बोले यहाँ पर, सबसे पहले गिवन क्या होगा वो लिख देते हैं। आपका गिवन होगा कि ये जो L1 पैरेलल टू L2 पैरेलल टू L3 पैरेलल टू L4, ये चारों लाइंस क्या होंगे अगर पैरेलल होंगे। ठीक है, और ये दो तिर्यक रेखा, ये जो लाइन M और N दिख रहा है ना, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, M यहां पे लिख देते हैं नीचे, M और N ये क्या है, तो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइंस है। ठीक है, तो अगर इस तरह का कंडीशन बनता है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि सब इसका जो रेशियो है ना, A रेशियो D मतलब A रेशियो B, तो ये D रेशियो E, ये इक्वल होंगे। इसके जो रेशियोज है ना वो इक्वल होंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पहला रेशियो, कि अगर कहीं पे बोल दे A बाई B तो हम बोलेंगे यहाँ पर D बाई E, ये इक्वल होगा, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, B बटा C बोल दें तो यहाँ पर लिखना होगा E बटा F, ये भी इक्वल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ऐसे भी बोल सकते हैं कि A बटा C, ये आप खुद से लिख सकते हैं, इसमें मुझे बताने वाला कोई चीज़ नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम इतना लिखाएंगे तो इतना ही बोल सकते हैं, इसमें और भी बनेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, D और इधर से F, मतलब यहाँ से अगर A लिए तो यहाँ से D लेना होगा, इधर से C लिए तो यहाँ से F लेना होगा। ठीक है, तो ये क्या क्या बनेगा, एक रेशियो बनेगा। तो ये दोनों रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर जरूरी नहीं कि ऐसे ही करना है, अगर हम बोलें कि यहाँ पर A बट्टा एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम है। ठीक है, A डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C, तो इधर लिखना होगा क्या, A की जगह पे हम क्या A जहां लिए हैं उसके सीधा में कौन दिख रहा है, D दिख रहा है ना, तो यहाँ पर लिखना होगा D डिवाइडेड बाय D डिवाइडेड बाय D प्लस E प्लस F। तो ये वाला याद रखना है आपको कि ये जो रेशियो बनते हैं ना, ये जो रेशियो बनते हैं, ठीक है, ये रेशियो क्या होंगे, तो इक्वल होंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब जरूरी नहीं कि हम इतना लिखे हैं तो इतना ही होगा, यहाँ पे और भी कंडीशन बन सकते हैं कि A प्लस बी डिवाइडेड बाय B प्लस C, ऐसे भी बन सकता है कि अगर हम यहाँ पे बोलें कि A प्लस बी डिवाइडेड बाय B प्लस C, तो इधर लिखना होगा D प्लस E डिवाइडेड बाय E प्लस F। तो इस तरह से आप जितना चाहें उतना कंडीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो हम सारा नहीं लिख रहे हैं, आप खुद से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, बस आप इतना याद रखिए कि अगर ये चारों लाइंस L1 L2 L3 L4 ये सारा लाइंस क्या है, इक्वल हैं, और दो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, और दो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन अगर इस तरह से कट कर रहे हैं तो इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग जो रेशियोज निकलेगा ना वो क्या होंगे, तो इक्वल होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला रूल। दूसरा रूल आपको बताने जा रहे हैं कि अगर ये लाइन L M और N है, ठीक है, और ये जो लाइन है ये मान लेते हैं कि ये P और ये Q है। ठीक है, मतलब तीन लाइन क्या है, पैरेलल है। L पैरेलल गिवन क्या होगा देख लीजिएगा। ठीक है, लिख दे रहे हैं, गिवन क्या होगा, तो L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, ये आपका गिवन होगा कि तीन लाइंस क्या है, पैरेलल्स हैं, और P और Q क्या है, तो ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, लाइन ट्रांसवर्सल लाइंस है। अगर इसका हम नाम दे यहाँ पर, तो यहाँ पर नाम लेते हैं A B C, इसका नाम देते हैं, अच्छा एक मिनट, इसको कई और पेन से दिखाते हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज करके लिखते हैं ग्रीन से, या फिर अच्छा ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। A
बी सी, इधर लिखते हैं डी ई, या कैपिटल लेटर में लिखते हैं डी एफ। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं इसके, यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। ये पॉइंट्स क्या है, ए बी सी और डी। आपको यहां पर बोलेगा कि आपका गिवन क्या है, तो बोल देगा ए बी रेशियो बी सी इक्वल टू, अगर बोल दें यहां पर कि ये जो रेशियो है ना, ये जो रेशियो है ये P है और ये Q है, ये रेशियो दिया हुआ है इसका, ठीक है, P और Q। P, अच्छा P रेशियो Q तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, यहाँ पर P और Q ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसका नाम ही चेंज कर देते हैं, P और Q की जगह पे LM इसका देते हैं कौन सा नाम दें, LMN, इधर नाम देते हैं ABCD भी तो यहाँ लिख दिए हैं, चलिए इसका नाम देते हैं R, स्मॉल r देते हैं, ठीक है, R और ये S, ठीक है, R और S क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, R और S, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेशियो वो लिखे थे वो क्या लिखे थे, P रेशियो Q, स्मॉल p रेशियो स्मॉल q, ठीक है। तो इसका जो रेशियो यहाँ पर बनता है ना, ये स्मॉल p रेशियो q, ठीक है, ये दिया हुआ रहेगा आपका, है ना। और क्या दिया हुआ रहेगा, एंड अगर हम ये AD की बात करें तो मान लेते हैं ये AD जो है ना, ये जो AD है ये A है और ये B है, ठीक है। तो बोलेगा कि इस x का वैल्यू निकालिए, तो आपसे क्या कहेगा कि इस x का वैल्यू निकालिए, ये जो x यहाँ पे दिखेगा अभी, है ना, यहाँ पे बोलेगा कि x का वैल्यू क्या करिए, फाइंड करिए, है ना। चलिए आगे आपका क्या दिया रहेगा, दिया रहेगा AD रेशियो CF इक्वल टू A रेशियो B, क्या दिया रहेगा, A रेशियो B दिया रहेगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि x का वैल्यू क्या होगा, आपसे पूछेगा कि x का वैल्यू क्या होगा, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि x इक्वल टू AQ, इसको अलग पेन से दिखाते हैं, इसको रेड से लिख देते हैं, ठीक है, इसको रेड से लिखते हैं, लिखेंगे कि x इक्वल टू AQ प्लस BP बाय P प्लस Q, ठीक है, बाय P प्लस Q। ये आपका रूल हो गया, आपको डायरेक्ट याद रखना है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आता कैसे, याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखेंगे कि इस Q को इस A से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इस B को इस P से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। ऐसे याद रखेंगे कि इस A को इस Q से मल्टीप्लाई करेंगे, इस B को इस P से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और जो रेशियो यहाँ पर है वो दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रूल्स बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, ये जो प्रूफ इसका प्रूफ ना हम अभी नहीं बताएंगे, ये प्रूफ हम आपको जब हम ट्रायंगल पढ़ाएंगे, ट्रायंगल में हम लोग सिमिलरिटी, है ना, सिमिलरिटी अगर पढ़ लेंगे, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लेंगे, फिर हम लोग ट्रेपेजियम में जब आएंगे तो ट्रेपेजियम में हम आपको इसका
प्रूफ बताएंगे। ट्रेपेजियम, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखा जाए तो एक क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है अभी हमने जितनी चीजें बताई आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी चीजें अभी हैं, है ना। तो उसके बाद आगे हम बात करते हैं, क्या है इसके आगे। तो इसके आगे है बाइसेक्टर लाइन। क्या है, बाइसेक्टर लाइन। बाइसेक्टर लाइन क्या है, तो बोलते हैं इसको हिंदी में समद्विभाजक रेखा। जो रेखा किसी दूसरे रेखा को बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है, डिवाइड करती है। अ लाइन विच इंटरसेक्ट अनदर लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स कॉल्ड बाइसेक्टर लाइन। जैसे आपको एक लाइन दिख रहा है, मान लेते हैं ये लाइन L है और ये दूसरा लाइन M है, ठीक है। L जो है ना, ये M जो लाइन जो है वो L को क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट में काट रही है, यानी कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन को क्या बोलेंगे, बाइसेक्टर लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइसेक्टर बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है परपेंडिकुलर लाइन। अगला क्या है, तो परपेंडिकुलर लाइन यानी लंब रेखा। लंब रेखा क्या होता है, बोला गया है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दो रेखा जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेगी, तो वो दोनों लाइन क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए एक लाइन क्या है, ये मान लीजिए ये L है और ये वाला लाइन M है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहां पे काट रही है, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये लाइंस क्या है, ये लाइंस लंब रेखाएं हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जितनी चीजें हम आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पीपीटी में लिख करके लाए हैं तो बस पढ़ पढ़ के पार कर दे रहे हैं। ये नॉर्मल चीजें हैं, लाइंस एंड एंगल से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर ज्यादा टाइम देने से कोई फायदा नहीं है। ये सारी चीजें अगर हम आपको स्टेप बाय स्टेप लिख लिख के बताएंगे तो सोचिए कितना टाइम लगेगा। इतना सारा रूल्स है इसमें, ठीक है। इतने सारे इस तरह के पॉइंट्स है, लाइंस बहुत सारे टाइप के हैं, पॉइंट्स थे, है ना। उस बाद एंगल्स भी पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत टाइम लगेगा। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रूल्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। जितने पॉइंट्स हैं ना, ये पॉइंट्स, यही इसी सब के बारे में बात करने वाले। क्वेश्चंस आज नहीं हो पाएगा, क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन के बाद आता है ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन यानी लंब समद्विभाजक, मतलब ये परपेंडिकुलर भी होगा और लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये लाइन क्या है, L है और ये लाइन M है। ये 90 डिग्री पे कट भी कर रहा है, ये 90 डिग्री पे कट भी कर रहा है और इस लाइन को इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड भी कर रहा है। यानी कि अगर ये इसका लेंथ अगर x है तो इधर का भी लेंथ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पे, अगर इसको पढ़ लेते हैं। अ लाइन विच इज अ परपेंडिकुलर टू द मिड पॉइंट ऑफ अनदर लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक लाइन जो है ना वो परपेंडिकुलर होगा दूसरे लाइन के मिड पॉइंट पर। वह रेखा जो किसी दूसरी रेखा के मध्य बिंदु पर क्या होगा, लंब होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा मिड पॉइंट पर, तो वो क्या कहलाएगा, लंब समद्विभाजक रेखा। मतलब ये जो लाइन दिख रहा है ना, लाइन M, ये क्या है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इस तरह से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लंब समद्विभाजक है ना। चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक रूल्स समझिए इसको, कि अगर मान लें कि ये लाइन जो है ना वो P है, ठीक है, ये लाइन P है और ये जो लाइन है ना वो L है, L1, L2, L3 और L4, ये 4 लाइंस हैं, ठीक है। तो अगर एक लाइन को अगर बहुत सारा परपेंडिकुलर लाइंस क्या करता है, कट करता है। जैसे ये 4 परपेंडिकुलर लाइंस लिए हैं, तो अगर एक लाइन को परपेंडिकुलर लाइंस आप कट करते हैं तो ये सारे क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे। ये सारे क्या होंगे, ये जो लाइन दिख रहा है ना, L1, L2, L3, L4, ये सारे क्या होंगे, तो पैरेलल होंगे। यानी कि L1 पैरेलल टू L2 पैरेलल टू L3, है ना, पैरेलल टू L4। ये चारों लाइंस क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। क्यों, क्योंकि सब जगह पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल, यानी कि ये पूरा सीधा सीधा होगा, कहीं पे कट नहीं करेगा, इसलिए ये सारे लाइंस क्या होंगे, तो पैरेलल होंगे। कौन कौन, L1, L2, L3 और
L4 कब? जब एक लाइन को सारा परपेंडिकुलर लाइंस कट करेगा, मतलब 90 डिग्री पे कट करेगा तभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर गलती से पॉइंट टाइप हो गया, इसको ठीक करते हैं। ठीक है, ये एंगल होगा यहाँ पे जिसको कोण बोलेंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, इसको ठीक करने दीजिए मुझे। ठीक है, नहीं तो फिर पीपीटी में ठीक नहीं होगा। इसको ठीक करने दीजिए, उसके बाद आपको आगे लेकर चलेंगे आपको। ठीक है, एंगल। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा वेट करिए, बस ज़्यादा वेट कर नहीं करवाएंगे आपसे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, उसके लिए माफ़ी। पेन, इसको माउस लगाना पड़ेगा लगता है, क्योंकि पेन से काम नहीं बन रहा है। चलिए, हो गया, इसको ठीक कर लेंगे थोड़ा सा, है ना। चलिए शुरू करते हैं आगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया था। ठीक है, टाइप करने में यहाँ पे हमें एंगल लिखना था, वो पॉइंट वाला ही कॉपी करके पेस्ट करने के कारण यहाँ पे आ गया था इस तरह से। ठीक है, ये एंगल है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोण। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोण। तो ये जो कोण है, वो कोण हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, एंगल क्या होता है, तो स्लोप बिटवीन टू रेज, स्लोप बिटवीन टू रेज, यानी दो रे जो है, दो किरण है, उसके बीच का जो झुकाव होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो कोण में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको हम डायग्राम बनाकर यहाँ पे दिखा दिए हैं। ठीक है, तो अगर ये दो रे की बात करें, अगर ओ ए और ओ बी की बात करें, तो इसको बोला जाता है आर्म्स। क्या बोला जाता है, आर्म्स बोला जाता है, भुजा बोला जाता है इसका। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट ओ दिख रहा है ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, है ना, शीर्ष जिसको हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष। इसको हम लोग हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने दो डायग्राम और बना कर के रखे हुए हैं। ये क्यों बनाए हैं आपको समझाते हैं। अगर यहाँ पर ये जो एंगल दिख रहा है ना, अगर ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि ये OA क्या है, इनिशियल लाइन है, और ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना, तो ये पॉजिटिव एंगल बनाता है। ठीक है, लेकिन जब ये एंगल अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये नेगेटिव एंगल बनाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इससे क्वेश्चन
ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ ये बेसिक सा रूल है। आपको रूल क्या मतलब, बेसिक बातें हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो नेगेटिव एंगल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव एंगल बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एंगल देखिए, कितने टाइप्स के एंगल हैं, तो 6 टाइप्स, बेसिक से एंगल है 6 टाइप्स के। कौन कौन? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, चौथा है स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल माने कितना, क्या, न्यून कोण, सम कोण, अच्छा यहाँ भी सम कोण आ गया, इसको भी ठीक करना है, बहुत जगह पे मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। इसको भी ठीक कर लेते हैं, नहीं तो बाद में फिर ठीक होता नहीं है, ठीक है, भूल जाते हैं। इसको भी यहाँ पे लिखना होगा अधिक कोण, लेकिन अधिक कोण तो कहीं पे लिखा हुआ ऐसा है नहीं, हमको कॉपी करके पेस्ट करना होगा हिंदी में, ठीक है। चलिए इसको हम पीपीटी में सुधार देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम पेन से ही लिख दे रहे हैं यहाँ पे कट करके, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिखिएगा अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण, इसको ऊपर ही लिख दे रहे हैं यहीं पे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिखिएगा अधिक कोण, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। इसको ठीक कर देंगे, आपको जब पीडीएफ देंगे ना उसमें ठीक करके देंगे, ठीक है। चलिए यहां पर अब देखिए, एक्यूट एंगल, न्यून कोण आखिर बोलते किसको हैं, तो अगर हम एक एंगल की बात करें तो एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं कि अगर कोई एंगल थीटा है, अगर कोई एंगल थीटा है तो ये एंगल है ना वो 0 और 90 के बीच होगा, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण। तो डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, सीधा तो ड्रॉ नहीं होता है, फिर भी ट्राई करते हैं। चलिए ये जो एंगल मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री क्या है, न्यून कोण ही तो है, 60 डिग्री क्या है, न्यून कोण है, क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। राइट एंगल की बात करें यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना है पूरा सीधा, ठीक है। पेन से तो डायरेक्ट ड्रॉ नहीं होगा, फिर भी कोशिश कर रहे हैं ड्रॉ हो जाए। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो ही जाता है, ठीक है, चलिए चलेगा इतना, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है ना, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, तो ये होता है राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कहने का क्या मतलब है कि ये जो थीटा जो एंगल है ना वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, इसको बोलेंगे अधिक कोण। क्या बोलेंगे, अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इसका अगर डायग्राम बनाए एग्जाम्पल के तौर पर, एक वैल्यू ले लें, ठीक है, जैसे 120 डिग्री का एंगल ऐसे बनता है, मान लीजिए ये क्या है 120 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ही तो है, क्यों, क्योंकि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। यहाँ पे 120 बना लीजिए, 150 बना लीजिए, 105 बनाइए, 150 बनाइए, ये सारा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अगर हम स्ट्रेट एंगल की बात करें यानी कि एक सीधी रेखा, स्ट्रेट एंगल माने सीधी रेखा, यानी कि थीटा का जो वैल्यू होगा ना वो 180 डिग्री का होगा, स्ट्रेट एंगल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सरल कोण या रिजु कोण। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा, ये पूरा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कहने का मतलब जो थीटा का जो वैल्यू होगा ना वो 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। अगर हम एग्जाम्पल में एक डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस तरह का होगा, डायग्राम कुछ इस तरह का होगा, और एंगल जो है ना वो इधर वाला नहीं बनेगा, एंगल इधर बनेगा ऐसे। तो मान लीजिए ये जो एंगल है ना वो 270 डिग्री का है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। हिंदी में बहुत सारे नाम है इसके, प्रतिवर्ती कोण, पुनर्युक्त कोण, वृहत कोण, लेकिन इंग्लिश में एक नाम है रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है?
अब आते हैं कंप्लीट एंगल में, यानी पूर्ण कोण। पूर्ण कोण कहने का मतलब यह है कि थीटा का जो वैल्यू होगा, एंगल का जो वैल्यू होगा वो 360 डिग्री पूरा पूरा होगा, यानी कि यहां से शुरू होगा और यहीं पे आकर के खत्म हो जाएगा। तो ये वाला जो वैल्यू होगा ना, एक मिनट, ये वाला जो वैल्यू होगा यहाँ पर ये 360 डिग्री का होगा। तो क्या बोलेंगे, ये कंप्लीट एंगल बोलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, वो सारे 6 एंगल जो थे वो बेसिक टाइप्स के थे, बेसिक एंगल्स थे। ये एंगल्स जो हैं ये कुछ एक्स्ट्रा एंगल्स के बारे में भी हमको जानकारी रखना है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। हिंदी में बहुत सारे नाम मिलेंगे, पूरक कोण, कोटि पूरक कोण और अनुपूरक कोण। ठीक है, इंग्लिश में एक ही नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको बोलते हैं, तो दो एंगल का जो सम होगा, योग जो होगा वो 90 डिग्री होगा। दो एंगल का योग 90 डिग्री होगा, वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बोले यहां पर कि अगर एक 90 डिग्री का इस तरह का एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर को डायग्राम बनाना नहीं आता। पेन टैब में डायग्राम बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, यही व्हाइट बोर्ड रहता तो थोड़ा ठीक ठाक ड्रॉ कर पाते हैं उसमें। चलिए, अगर यहाँ पर क्या करते हैं, एक और लाइन ड्रॉ कर दें। तो यहाँ पे जो एंगल बना और यहाँ पर जो एंगल बना, ठीक है, मान लीजिए ये अल्फा है और ये बीटा है। तो दोनों का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा, ये 90 डिग्री होगा। मतलब दोनों का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। यानी कि अल्फा और बीटा क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक कोण है। ठीक है, यानी कि ये बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा। अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा, यानी एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री में भी सेम है कि इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे, संपूरक होते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर इस तरह से एक एंगल बनेगा, ठीक है ना, मान लेते हैं एक एंगल इधर वाला और एक एंगल इधर वाला, ये अल्फा और ये बीटा। तो ये अल्फा और बीटा जोड़ने से कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो वो क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों एंगल एक ही फिगर में बनेगा, ये अलग अलग एंगल भी हो सकते हैं। ठीक है, कि एक एंगल अलग बना दिए और एक एंगल अलग बना दिए, तो ये जोड़ करके क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए और 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल को जोड़ने से 90 डिग्री होना चाहिए, सप्लीमेंट्री यानी दो एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री आना चाहिए। इसमें एक आपको नोट याद रखना है, ये वाला, ये नोट इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लेते हैं कि एक एंगल है 30 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री होगा। और सप्लीमेंट्री कितना होगा, तो 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री होगा। तो अगर दोनों के बीच में डिफरेंस देखें, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 90 का। कोई और वैल्यू रख के देखिए 47, तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना निकलेगा, 90 में माइनस कर देंगे 47 को तो 43, और सप्लीमेंट्री निकालेंगे तो 180 में 47 माइनस करेंगे तो 133। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 90। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर x रखें, तो 90 डिग्री माइनस एक्स और 180 माइनस एक्स, तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्या बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा। यानी कि सप्लीमेंट्री किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और उसका सप्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री से याद आया कि 90 डिग्री ये होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक
1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, जिसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, इसको बोलेंगे 60 मिनट। और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, जिसको 2 लाइन से डिनोट करेंगे ऐसे 60 सेकेंड। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, है ना, क्वेश्चन उससे आएगा, आपको अभी बता देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि 9 मतलब कोई एंगल दे देगा, ठीक है, और बोलेगा उसका पूरक कोण और अनुपूरक कोण पूरक कोण और समपूरक कोण निकालने के लिए, है ना, तो 180 और 90 में से माइनस करना होगा। अब वो जरूरी नहीं है कि वो आपको 47 डिग्री ही दे, हो सकता है कि 47 डिग्री 30 मिनट दे दे, तो फिर आपको मिनट में से माइनस करना होगा ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो हम अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। अभी समझ में हो सकता नहीं आएगा, हम 90 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 89 डिग्री और जो 1 डिग्री बचा उसके बदले हम 60 मिनट लिख लें। या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 89 डिग्री, है ना, 89 डिग्री और 59 मिनट और 60 सेकेंड, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम 180 डिग्री की बात करें तो उसको 179 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं, या फिर 179 डिग्री 179 डिग्री और 59 मिनट और 60 सेकेंड, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स में ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कहने का क्या मतलब है, एडजेसेंट एंगल यानी पड़ोसी, आसन कोण, है ना, पड़ोसी एंगल। तो क्या होता है, टू एंगल्स आर एडजेसेंट, 2 एंगल आसन कोण कहलाते हैं। कब, तो पहला पॉइंट है कि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, एक क्या होना चाहिए, तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कॉमन वर्टेक्स ओ, ये होता है वर्टेक्स, क्या होता है, शीर्ष। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये जो पॉइंट दिख रहा है ओ, तो वो क्या है, तो वर्टेक्स है, क्या है, वर्टेक्स है ना। फिर बोला दे हैव अ कॉमन आर्म्स, यानी उनकी एक भुजा क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ, और एक शीर्ष उभयनिष्ठ। एक शीर्ष उभयनिष्ठ है और एक भुजा ओसी। ओसी क्या है, कॉमन है कि नहीं है, दोनों एंगल में, इस एंगल में भी और इस एंगल में भी। फिर बोला है कि उभयनिष्ठ भुजा, अउभयनिष्ठ भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत में स्थित हो, यानी नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन कौन है, ओ ए और ओ बी, ये क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स है। वो कॉमन आर्म्स के ऑपोजिट साइड पे होने चाहिए, है ना, यानी डिफरेंट साइड में। देखिए ये कॉमन साइड है, कॉमन लाइन है, तो कॉमन आर्म्स जो है उसके ऑपोजिट में कौन है, ओ ए, और इसके ऑपोजिट में कौन है, ओ बी है। तो ये वाला जो डायग्राम है वो क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल यहाँ पे कौन कौन होंगे, तो अगर हम इसको अल्फा बोले और इसको बीटा बोले, या इधर वाले को अल्फा बोल देते हैं, इधर वाले को बीटा बोल देते हैं, तो अगर हम यहाँ पे बोले कि एंगल AOC एंड एंगल, इसको अल्फा बीटा मत रहने दीजिए, हम नाम ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। एंगल AOC और एंगल BOC आर एडजेसेंट, ये दोनों क्या हैं, तो एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, फिर से समझा दे रहे हैं, एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और एक आर्म्स कॉमन होना चाहिए, ये दोनों मिल गया। उसके बाद जो कॉमन आर्म्स है ना उसके ऑपोजिट एक नॉन कॉमन आर्म्स होना चाहिए, एक एक दो ठो, ठीक है। जैसे बोला गया है कि दो अउभयनिष्ठ भुजा, अउभयनिष्ठ भुजाएं क्या हैं, तो उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन आर्म्स के ऑपोजिट साइड पे होने चाहिए, डिफरेंट साइड पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन अगर होता है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो एंगल्स क्या है, दोनों एंगल्स एडजेसेंट है। यानी कि अगर हम यहाँ पे अल्फा लिखें और ये बीटा लिखें तो अल्फा और बीटा क्या है, तो एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जो है
अगर हम बात करें लीनियर पेयर भी क्या है, एक एडजेसेंट एंगल ही है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए कि एक वर्टेक्स कॉमन, एक आर्म्स कॉमन, और इसके ऑपोजिट में क्या है, दो नॉन कॉमन आर्म्स है। तो यहां पर ध्यान से देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा गया, अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर जो है ना वो एडजेसेंट एंगल्स का ही क्या है, एक पेयर है, हुज नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेज, जिसका जो जिनकी वे भुजाएं जो कॉमन नहीं है, मतलब अउभयनिष्ठ भुजा जो कॉमन नहीं है, वो भुजा के विपरीत दिशा में क्या है, दो किरणें हैं, यानी कि दो रेज हैं। मतलब कि कॉमन आर्म्स यहां पर बोला गया है कि दो, मतलब रैखिक युग्म, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म ऐसे आसन कोणों का युग्म है, मतलब एडजेसेंट एंगल का ही क्या है, एक पेयर है। कौन? तो लीनियर पेयर, जिसमें जिसमें क्या है, जो कॉमन आर्म्स नहीं है, जो कॉमन आर्म नहीं है, जैसे कौन कौन, ओ ए और ओ बी, ये कॉमन आर्म्स क्या है, नहीं है, ओ ए और ओ बी, ये जो दोनों रेज दिख रहे हैं वो क्या है, कॉमन आर्म्स नहीं है। तो ये दोनों जो है ना वो ऑपोजिट में रेज होना चाहिए, जो दोनों रे है वो ऑपोजिट में होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएंगे, तो वो कहलाएंगे लीनियर पेयर। ठीक है, क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर। ये जो एंगल है ना वो क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एक चीज और भी याद रखना है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, the angles in a linear pair are supplementary। ये जो रैखिक युग्म के कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक कहने का क्या मतलब होता है कि दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए कि ये जब एक सीधा रेखा बन रहा है तो ये जो एंगल है वो कितना बनेगा, 180 डिग्री, यानी कि यहां पर अल्फा प्लस बीटा ये कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल भी होगा। इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं, इसको हम एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं, और इसी को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोल सकते हैं। ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, ये जो दोनों, ये पूरा जो डायग्राम है इसको बोलेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। और ये जो एंगल है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्यों? क्योंकि इसका सम जो है वो 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह से आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर कोई सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है तो इस तरह का डायग्राम बन रहा है तो वो लीनियर पेयर भी होगा। क्यों? क्योंकि दो रेज ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, यानी कि 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर के बारे में। हमने उधर बात किया था बाइसेक्टर लाइन के बारे में, अब बात करने जा रहे हैं एंगल बाइसेक्टर के बारे में। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो द लाइन विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर। वह रेखा जो किसी कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, कोण समद्विभाजक रेखा कहलाती है। यानी कि देखिए ये एक एंगल है ना, इसमें ओसी जो दिख रहा है आपको, ये इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, एक थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, तो ये वाला जो देख रहे हैं ये जो डायग्राम देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है, तो अंदर वाले एंगल को डिवाइड किया है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। मतलब एंगल बाइसेक्टर भी दो तरह का, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में क्या होगा, तो ये बाहर वाले एंगल को क्या करेगा, दो भागों में डिवाइड करेगा, यानी कि देखिए यहाँ पे ये थीटा तो ये भी थीटा। अब क्लियर है, एंगल बाइसेक्टर जो किसी एंगल को दो बराबर भागों में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब वो हो सकता है इंटरनल भी हो सकता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, या फिर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो ये दोनों डायग्राम याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ पे लिखा गया है, बनाया गया है। ठीक है, ये डायग्राम में क्या बोला जा रहा है, क्या आपको याद रखना है इसके लिए, तो बोला गया द एंगल बिटवीन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल इज 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, किसी भी कोण के आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। बीच का जो कोण होता है वो कितना डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। यानी कि ध्यान से अगर देखिए कि ये एक एंगल कौन है, ए ओ बी, ये एक एंगल है ए ओ बी।
और इसका एक एक्सटीरियर एंगल कौन है, बी ओ सी, ये दो एंगल हैं। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कौन है, ओ क्यू है, ओ क्यू, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। और ये वाला जो लाइन है ओपी, वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। तो इसके बीच का जो कोण बनेगा ये वाला कौन सा कोण, तो पी ओ क्यू, यहां लिखा हुआ है पी ओ क्यू, ये वाला एंगल, ये क्या कह हम होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी कि दोनों अल्फा और बीटा को दोनों को जोड़ दें तो यहां पे कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। हिंदी में क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण या फिर सम्मुख कोण। ठीक है, ये क्या होते हैं, तो लिखा गया व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट देन टू ऑपोजिट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट, एक पॉइंट पर, ठीक है, तो उसमें जो ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, आमने सामने के जो दो एंगल्स बनेंगे इस तरह से, वो क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, और भी क्या बोला गया कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो बनेंगे वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे देखिए कि यहां पर अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ए ओ सी ये अल्फा है ना, ये अल्फा। बी ओ डी ये भी अल्फा, ठीक है, बराबर किए। और इसको मान लिए बीटा, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में, ऐसा नहीं कि चारों बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा। आमने सामने के दो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, उसको क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने के दो कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। कब, जब दो लाइंस एक कैंची की तरह क्या करेंगे, कट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक बड़ा बेसिक सा रूल है, बहुत बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आए हैं, बचपन से ही, है ना, 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास, है ना, ये सारे सभी जगह पे हम लोग इसे पढ़ा है। ठीक है, 8 क्लास में भी, 9th में भी। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई लाइन है, ये L है और ये M है, एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका नाम देते हैं P। ठीक है, जो इसको क्या कर रही है, कट कर रही है। तो यहाँ पर जो है ना, वो 4 तरह के एंगल्स बनते हैं। एंगल का नाम यहाँ पे लिखते हैं, ये एंगल नाम देते हैं 1, ठीक है, इस एंगल का नाम देते हैं 1, इस एंगल का नाम देते हैं 2, इस एंगल का नाम देते हैं 3, इस एंगल का नाम देते हैं 4। ठीक है, फिर इस एंगल का नाम देते हैं एंगल 5, एंगल 6, एक मिनट, एंगल 4, उसके बाद एंगल 6, उसके बाद एंगल 7, उसके बाद एंगल 8। ये हमने नाम दे दिया ताकि लिखने में आसानी होगा। ठीक है, तो सबसे पहला एंगल जो बनता है ना, यहाँ क्या बोला, व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। यहाँ पर L पैरेलल टू M है, ठीक है, और यहाँ पर P क्या है, तो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से कट करती है, हमने आपको ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बताया था, वहां पे हमने क्या बोला था कि ये जो लाइन है ना, वो पैरेलल होना जरूरी नहीं है। ट्रांसवर्सल लाइन मतलब दो लाइन को कट, अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होता है जब, तब ये रूल्स, ये 4 तरह के एंगल्स बनेंगे। ये पैरेलल होगा तभी बनेगा, बिना पैरेलल के कंडीशन पे ये नहीं बनेगा। पैरेलल होगा ये दो लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगा, तभी ये कंडीशन बनेगा। तो पहला टाइप का जो एंगल बनेगा वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी जिसको हिंदी में बोलेंगे संगत कोण। संगत कोण कहने का मतलब है कि इस लाइन के ऊपर साइड में और इस लाइन के ऊपर साइड में, एक साइड पे लाइन के ऊपर, तो यहां भी लाइन के ऊपर जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, संगत कोण। जैसे कि इधर देखिए, इस ट्रांसवर्सल के इस साइड पे, ठीक है, तो एंगल 1 को ध्यान से अगर देखें, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे ठीक से लिखेंगे कि एंगल 1 और यहां से एंगल 5, ये क्या होंगे,
तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और ये भी याद रखना है कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहीं पे सब कुछ बता दे रहे हैं कि ये दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं और दोनों क्या होते हैं, इक्वल। और भी एक पेयर बनेगा कौन, यहाँ पे 2 और 6 वाला, एंगल 2 और एंगल 6, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर बनता है एंगल, अब लाइन के नीचे 4, इस लाइन के नीचे 8, यानी कि एंगल 4 और एंगल 8 जो है ना, ये भी कोरस्पॉन्डिंग होंगे तो इक्वल भी होंगे। फिर इस लाइन के नीचे इधर 3 दिख रहा है, तो इस लाइन के नीचे इधर 7 दिख रहा है, तो ये 3 और 7 भी क्या होंगे, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण होंगे, याद रहेगा। उसके बाद आते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल दो तरह का, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जिसको हम लोग बोलेंगे एकांतर अंतः कोण हिंदी में और एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। तो अगर अंतः एकांतर कोण की बात करें ना, मतलब ये लाइन के अंदर में, ये जो दो लाइन दिख रहा है एल और एम, ये पैरेलल लाइन, इसके अंदर में कोना कोना वाला लाइन एंगल, यानी कि एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5, ये क्या है, तो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल्स हैं। और एक कौन होगा, तो एंगल 4 और एंगल 6, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, जो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर यानी बाहर बाहर से, इस लाइन के बाहर तो इस लाइन के बाहर कोना कोना, यानी 1 और 7, 2 और 8, 1 और 7 और 2 और 8, ये क्या है, तो एक्सटर्नल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण, ठीक है, यानी कोना कोना का बाहर वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है। एक आता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जिसको हम लोग को इंटीरियर ही बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, को इंटीरियर, क्रमागत अंतः कोण। इसमें क्या होता है ना, कि इसमें याद रखना इंपॉर्टेंट है कि एंगल 3 और एंगल 6 का जो सम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 180 डिग्री, यानी कि एक तरफ वाला का एंगल, अंदर तरफ में, इस लाइन के अंदर में एक साइड, ट्रांसवर्सल के एक साइड तरफ का जो एंगल का जो सम होगा ना, वो 180 डिग्री का होगा। जैसे एंगल 3 यहाँ पे दिखाते हैं आपको, एंगल 3 और एंगल 6 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसी तरह से याद रखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। मतलब इधर वाला एंगल, ये एंगल 4 और एंगल 5 दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। ये होता है क्या, तो ये होता है को इंटीरियर एंगल या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो ये 4 तरह के एंगल्स कब बनते हैं, ये जो 4 तरह के एंगल्स बने वो कब बनते हैं, तो जब 2 लाइन पैरेलल होगा और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट करेगा दोनों को, ठीक है, तभी ये 4 कंडीशंस बने, 4 एंगल बनेंगे, ठीक है। एक कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो इसका उल्टा भी आपको याद रखना है, एक नोट लिखवा दे रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा, इस नोट को याद रखिएगा। बोला गया है कि यदि 2 रेखा, कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, यदि कोई 2 रेखा को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, अगर मान लेते हैं ये 2 रेखा, अभी ये नहीं बोला गया कि दोनों पैरेलल है, समझाते हैं यहाँ पे, अगर ये 2 लाइन्स है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको इस तरह से कट करती है, एक मिनट, क्या हो जाता है, लाइन और अपने आप टेढ़ा हो जाता है। देखिए एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको क्या करती है, कट करती है। अभी हम ये नहीं कह, ये जो लाइन L है और ये M है और ये P है, हम अभी ये नहीं बोले हैं कि ये लाइन L और M पैरेलल है। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि यहां वाला एक एंगल या और यहां वाला एक एंगल एक्सटीरियर क्या होगा, एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, या फिर इंटरनल एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये चारों में से, इन चारों, या फिर ये वाला 2 एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशंस में, ये चारों जो एंगल हैं, ये चारों एंगल में कोई भी अगर एक एंगल इस डायग्राम पे अगर बन जाता है, अभी ये पैरेलल नहीं है, लेकिन अगर कोई भी 2 एंगल
यहाँ वाला और यहाँ वाला बराबर हो जाए, या फिर यहाँ वाला से बराबर हो जाए, या फिर ये वाला एंगल इधर वाले से बराबर हो जाए, या फिर यहाँ वाला इससे बराबर हो जाए, या फिर ये वाला जोड़ने से 180 आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि L और M क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्योंकि ये जो एंगल बराबर होते हैं वो कब होते हैं, जब दोनों पैरेलल होते हैं। तो उल्टा भी याद रखना है कि अगर एंगल्स बराबर आ रहे हैं, जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर आ रहा है, या इंटीरियर एंगल बराबर आ रहा है, या कॉन्जिक्यूटिव 180 डिग्री का बन रहा है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्राम इसमें कि यदि कोई दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि संगत कोण का कोई एक युग्म बराबर हो, अथवा एकांतर कोण का कोई एक युग्म बराबर हो, अथवा क्रमागत अंतःकोण समपूरक हो, ठीक है। तो इन चारों एंगल्स में से कोई भी अगर एक एंगल इक्वल हो जाता है, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, आपस में समांतर होगी, यानी कि पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इन सच अ वे दैट एनी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और equal and any pair of alternate angles are equal and consecutive interior angles are supplementary। तीनों केस मतलब देखिए यहाँ पे सिर्फ हम अल्टरनेट एंगल लिखे हैं, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर भी और अल्टरनेट एक्सटीरियर भी। तो इन चारों एंगल्स में से कोई भी अगर एक एंगल बराबर हो जाता है या फिर कॉन्जिक्यूटिव 180 डिग्री का बन जाता है, तो दोनों लाइंस क्या कहलाएंगे, क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो उल्टा भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपके लिए इसमें 4 डायग्राम बना करके रखे हैं, सॉरी 5 डायग्राम है, ठीक है। इसको समझिए। यहाँ पर ये जो लाइन है L और M और ये P, ये दोनों क्या है, L और M क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर L और M क्या है, पैरेलल है सभी केस पे। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं और इस एंगल का अगर हम क्या खींचते हैं, एक एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। देखिए जहां पे हम आपको एंगल बाइसेक्टर बताए हैं वहां पर आपको लेकर के चलते हैं, ठीक है। एक मिनट, कहां पर बताए थे एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे देखिए। एंगल बाइसेक्टर कहने का क्या मतलब है कि इस तरह से हम क्रॉस कर देंगे ना, तो समझ जाइएगा कि ये एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे क्रॉस करना भूल गए थे, ठीक है। अगर इस तरह से कहीं पे क्रॉस किया हुआ रहता है तो समझ जाइएगा वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। डायग्राम में अगर कहीं भी इस तरह से क्रॉस किया हुआ है कोई लाइन पे, समझिएगा कि ये लाइन जो है वो क्या है, तो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। इसी तरह से हम आपको यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बताए थे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता है कैसे बनता है कि अगर प्राइकल लेंगे, जो प्राइकल समझते हैं ना, कंपास, यहां से क्या करेंगे, रख करके यहाँ पे एक आर्क लेंगे, यहां से पे रख के यहाँ पे एक आर्क लेंगे इस तरह से, ठीक है। जहां पे कट करेगा फिर इधर से एक आर्क, इधर एक आर्क लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे कट करेगा, दोनों को मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री पे कट करेगा और इक्वल कट करेगा। ये हम लोग बचपन में सीखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब कॉमन सा बात था, ठीक है, इसे बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने यहाँ जहां हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या किए, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए और इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। और अगर हम इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर A, है ना, और इसका दे देते हैं यहाँ B, ठीक है। लेकिन ऐसे नाम देने से कोई फायदा नहीं है। इसका नाम देते हैं AB, इसका नाम देते हैं CD, ठीक है। तो अगर L और M पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से है और इसको क्या किया गया, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर और इस एंगल मतलब अल्टरनेट एंगल जो बन रहा है ना, इसका अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं ना, तो ये जो लाइन AB बना, ये जो लाइन AB बना, ये पैरेलल होगा किसका, तो जो लाइन CD बना, ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, पैरेलल। सेम यहां भी अगर बात करें कि ये लाइन L था, ये M था और ये P था, यहां भी L, इस कंडीशन पे भी क्या है, L पैरेलल टू M है, ठीक है। और इस एंगल का ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ना। ये लाइन को नीचे ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, और इस एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर है। तो जहां पर ये मिलेगा ना, तो याद रखिएगा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इस जगह पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। यानी कि एंगल यहाँ पर अगर नाम दे दें कि ये A है, ये B है और ये O है, तो अगर हम बोले एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, इसको याद रखना है।
सेम यहाँ भी एक डायग्राम बना हुआ है कि ये अगर P है, ये L है, ये M है, इस कंडीशन पे भी L पैरेलल टू M है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर दोनों लाइन पैरेलल है और ये इसका इसका एंगल बाइसेक्टर और ये यहाँ का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए तो ये दोनों लाइन जो है AB और CD ये दोनों पैरेलल होंगे, AB पैरेलल टू CD, ठीक है। सेम यहाँ भी डायग्राम बनाया गया है, ये L और M पैरेलल है, L और M क्या है, पैरेलल है ना। और ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कौन है, P है, एक ट्रांसवर्सल लाइन P है। इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मिलता है, इसको ये दोनों का एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो जो 90 डिग्री का बनेगा यहाँ पे एंगल, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर मिलता है, इस पे इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये दोनों पैरेलल भी होंगे, ये वाला लाइन, क्योंकि देखिए अभी हम इस डायग्राम पे पढ़ चुके हैं कि ये दोनों पैरेलल होते हैं। मतलब अगर नाम दे दे यहाँ पे इस तरह से A, यहाँ पे B, यहाँ पर C और यहाँ पर D, तो ये जो ABCD बना ना, ABCD, ये क्या बनेगा, तो एक रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा, रेक्टेंगल, यानी कि आयत, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला डायग्राम पे अगर देखें तो यहाँ पर देखिए ये L है और ये M है, मतलब L पैरेलल टू M, लेकिन इसमें यहाँ पर P जो है ना वो ट्रांसवर्सल जो है वो यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है, ये सीधा 90 डिग्री पे कट हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पे। तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन जो अगर वो सीधा कट करता है ना तो इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे कट करेगा, दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर है ना यहाँ पे कट करेगा और ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। सेम इधर भी होगा, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे कट करेगा और यहाँ भी 90 डिग्री, ठीक है। और ये वाला तो ऑलरेडी 90 डिग्री ही बनेगा यहाँ पे। तो ये जो है ना यहाँ पर क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, एक स्क्वायर, यानी कि ये जो सारा साइड है ना, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये चारों इक्वल होगा, है ना। यानी कि अगर नाम दे यहाँ पर A, B, C और D, तो बोलेंगे ABCD क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। क्या होगा, एक वर्ग होगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ रूल्स के बारे में बात किए, ठीक है, जो भी है आज रूल्स के बारे में बात किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज जितने भी हमने चीजें देखी, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नोट करना है और एक अच्छा सा नोट्स बनाना है, क्योंकि ये सब चीजें ना सभी जगह पे आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक जगह हम आपको कंबाइन करा के दे रहे हैं, तो इसका नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम कौन सा, तो NS1 क्लासेस, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी होगा, है ना, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम में सर्च करेंगे अगर NS1 क्लासेस तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा चैनल, ठीक है। आप वहां पर जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।